नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की पुस्तक आरोह में संकलित कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता के बहाने। 12वीं के पाठ्यक्रम में उनके द्वारा रची गई 2 कविताओं को शामिल किया गया है, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। कविता पढ़ने से पहले एक नजर कवि परिचय पर। कुंवर नारायण नई कविता के प्रमुख कवियों में से एक हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के फैजाबाद के जनपद में 19 सितंबर 1927 को हुआ। इन्होंने युग चेतना जैसी पत्रिका का संपादन किया है। इनकी कुछ रचनाएं हैं जिनमें काव्य संग्रह चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों आदि। उन्होंने कुछ कहानियां भी लिखी हैं जिनमें उनका कहानी संग्रह आकारों के आसपास। कुंवर नारायण मुख्यतः भावों को नहीं बल्कि विचारों पर उनका ध्यान केंद्रित होता है। यहाँ पर कवि ने कविता के बहाने में वास्तव में कविता क्या होती है इसके अर्थ को खोलने की कोशिश की है। कवि ने बताया है कि प्रकृति अपने आप में एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण शक्ति है, पर वह प्रकृति के अन्य रूप यानी एक बच्चे की तुलना में सीमाबद्ध ही रहती है। इस कविता में कवि ने बच्चे, चिड़िया और फूल को लेकर कविता के भाव को खोलने का प्रयास किया। आइए पढ़ते हैं कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। प्रस्तुत कविता आरोह में संकलित कविता के बहाने शीर्षक से ली गई है और इसके रचनाकार कुंवर नारायण जी हैं। वास्तव में यहाँ पर कवि आज के औद्योगिकरण के युग में कविता के वजूद को लेकर आशंकित हैं कि आज सभी अपने जीवन में व्यस्त हैं। किसी के पास कविता पढ़ने, सुनने और उसकी सराहना करने का कोई समय नहीं है। परंतु यहाँ पर कवि बताते हैं कि कविता जो है वो अपार संभावनाओं से भरी हुई होती है। कविता समय और भूगोल की सीमाओं को लांघकर अनंत काल तक बनी रहती है। अब यहाँ कवि बता रहे हैं कि असल में कविता क्या है। वे कहते हैं कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कि जिस प्रकार चिड़िया अपने पंखों के सहारे एक लंबी उड़ान भरती है, उसी तरह से कविता की भी एक उड़ान होती है। यानी कविता कवि के मन में उपजे विचारों की एक ऐसी उड़ान है जो अनंतता तक पहुंचना चाहती है। कि जैसे चिड़िया अपने पंखों के सहारे उड़ जाती है, पूरे आकाश का भ्रमण करती है, परंतु कविता की एक उड़ान है वो अनंत है। चिड़िया की उड़ान एक सीमा तक होती है, परंतु कविता की उड़ान असीम है। अब आगे कवि कहते हैं कि कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, कि जो चिड़िया है वो कविता की उड़ान को नहीं समझ सकती, क्योंकि चिड़िया की उड़ान की एक सीमा होती है, परंतु कविता की उड़ान की कोई सीमा नहीं होती। ये युग युगांतरों तक अपना प्रभाव बनाए रखती, यानी कुछ रचनाएं कालजयी होती हैं और उनको प्रत्येक समय में पढ़ा और सराहा जाता है। जिस प्रकार कबीरदास, तुलसीदास उनके द्वारा रचित जो काव्य है, हम आज भी उसको पढ़ते हैं और उससे आनंद प्राप्त करते हैं। तो कवि भी यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि जो कविता है वो अपार संभावनाओं से भरी हुई होती है। वो अपनी एक लंबी उड़ान भरती है तथा युगों युगों तक अपने वजूद को बनाए रखती है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, और इसी कविता की उड़ान को चिड़िया नहीं समझ सकती। यानी कहने का भाव यह है कि कविता एक घर से दूसरे घर उड़ती है, इस घर से उस घर उड़ती रहती है, परंतु कविता के जो पंख लगाकर उड़ना है, कविता की उड़ान का एक उद्देश्य होता है और इसकी कोई सीमा नहीं होती, जबकि चिड़िया की उड़ान की एक सीमा होती है। अब अगले पद में देखिए, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने क्या जाने।
अब यहाँ पर कवि फूल के माध्यम से कविता की परतों को खोलते हुए कहते हैं कि कविता एक खिलना है फूल के बहाने, कि जिस प्रकार फूल खिलता है उसी प्रकार से कविता भी खिलती है, परंतु कविता के खिलने और फूल के खिलने में एक अंतर होता है। कविता एक संदेश दूर दूर तक फैलाती है। कविता कालजयी होती है, अमर होती है। उसके द्वारा दिया गया संदेश अमर होता है। यानी जिस तरह से फूल खिलकर अपनी सुगंध चारों ओर बिखेरता है, परंतु फूल की एक अवधि होती है खिलने और मुरझाने की। फूल खिलकर खुशबू बिखेरता है, परंतु कुछ समय पश्चात वो मुरझा जाता है और फूल की खुशबू नष्ट हो जाती है। लेकिन कविता का खिलना, उसका महकना एक अलग मायने रखता है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, इसीलिए जो फूल है वो कविता के खिलने को नहीं समझ सकता, क्योंकि यहाँ कविता के खिलने से अभिप्राय है अपने भाव और विचारों की सुगंध से मानवता को सुगंधित कर देना, सरोबार कर देना। क्योंकि कविता के जो भाव हैं वो लोगों के मनोभाव में असीम आनंद उत्पन्न करते हैं। मनुष्य कविता को पढ़कर अपार आनंद की अनुभूति करता है। साथ ही साथ जो कविता है वो सृजनात्मक होती है, रचनात्मक होती है। वह मानवता को एक संदेश देती है, क्योंकि कविता का कार्य केवल मनोरंजन करना ही नहीं होता, बल्कि कविता समाज के लिए उपयोगी होती है। उसकी अच्छाइयों बुराइयों से समाज को जागरूक करके उसको एक संदेश देती है। कहा भी गया है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, यानी जैसा समाज में घटता है कविता उसे देखती है और समाज को बदलने की कोशिश करती है। अब आइए अगले पद को पढ़ते हैं। आखिरी, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने की माने, बच्चा ही जाने। अब यहाँ पर तीसरे पद में कवि कविता की तुलना एक बच्चे से करते हैं। वे कहते हैं कि जैसे बच्चा खेलता है कविता भी वैसे ही खेलती है। बाहर भीतर यह घर उस घर, जिस प्रकार बच्चे का मन अबोध होता है, वह अपने पराये में किसी प्रकार का भेद नहीं करता। वह एक घर से दूसरे घर में घूमता रहता है, उसमें मेरे तेरे की भावना नहीं होती, तथा जो बच्चे के खेल होते हैं वे भी अपार होते हैं। बच्चे की खेलने की जगह और स्थान भी अपार होता है। यानी बच्चे का खेलना उसके अंदर के भावों को साकार करना है। खेल बच्चे के आंतरिक भावों को प्रकट करता है, उसकी आत्मा के भावों को अभिव्यक्त करता है। और बच्चा सब तरफ दौड़ता है, भागता है, प्रत्येक घर उसे अपना ही लगता है, उसके अनुसार पूरा संसार ही उसका है। इसी प्रकार कवि कहते हैं कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, कि जैसे बच्चे अपने पराये में कोई भेदभाव नहीं रखते, उसी तरह से कविता भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखती। कविता किसी वर्ग, जाति या धर्म के लिए नहीं लिखी जाती, बल्कि कविता पूरी मानव जाति के लिए रची जाती है, उसको अपना संदेश देती है और संसार को जोड़कर रखना चाहती है। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि सब घर एक कर देने की माने बच्चा ही जाने, यानी बच्चा ही है जो कविता के समकक्ष है, क्योंकि बच्चे सभी घरों को एक कर देने के मायने समझते हैं। मेरे तेरे के भावों को नष्ट कर पूरे संसार को ही अपना मानते हैं। उसी प्रकार कविता भी समय, सीमा और भूगोल के भेदभावों से दूर है। वो भी अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में अपना प्रभाव छोड़ती रहती है। यानी कविता भी बच्चों के खेलों की तरह बाधाहीन है। अब यहाँ पर कविता के कला पक्ष
कविता के पद लालित्य, पद सौष्ठव पर प्रकाश डालते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, और कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। और कवि द्वारा कि कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, या कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। एक तरफ कवि चिड़िया और फूलों की समानता कविता के साथ करते हैं, परंतु दूसरी तरफ वो अपनी ही बात का विरोध करते हुए कहते हैं कि कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। तो इस पंक्ति में, इन पंक्तियों में विरोधाभास अलंकार है। खड़ी बोली में लिखी गई कविता है, साथ ही साथ प्रसाद गुण और शांत रस देखने को मिलता है। कविता में लाक्षणिकता और प्रतीकात्मकता का गुण विद्यमान है। और चिड़िया क्या जाने, फूल क्या जाने, इन पंक्तियों में प्रश्नालंकार है। धन्यवाद।